नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का जो सीरीज है, ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। हम लोग कर रहे थे समसामयिकी क्रॉनिकल, एक बेहतरीन किताब है और यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए इस समय बहुत ज्यादा डिमांड में है। किताब भी बहुत अच्छी क्वालिटी की उन्होंने बना ली है, बहुत अच्छी किताब है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि किताब आप जरूर पढ़ें अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो। फिलहाल आज की वीडियो में जो ये किताब है, अप्रैल एडिशन का जो बुक है, इसका मैं समराइज करके लेकर आया हूं। सेकंड वीडियो है। पहले में हमने उत्तर प्रदेश पढ़ा था, कुछ नेशनल इश्यूज पढ़े, दो देखे थे, उत्तर प्रदेश और नेशनल इश्यूज। आज हम कला संस्कृति और इंटरनेशनल देखेंगे। इसमें लिखना भूल गया, इंटरनेशनल, कला और संस्कृति और इंटरनेशनल, दो जो पोर्शन है इस किताब के, वो मैं कवर कर रहा हूं। आप चाहे तो बुक खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो ये पीडीएफ है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, आज की वीडियो देख सकते हैं। मेरे पीसीएस गुरुजी चैनल जो है वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। फरवरी मंथ का रहेगा और समराइज करके रखा है जिससे कि मेहनत आपको कम हो जाए। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हम स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोग ने पहला टॉपिक लेते हैं और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, श्री कल्की धाम मंदिर के बारे में है। कल्की धाम मंदिर हिंदू मान्यता के हिसाब से 10वां अवतार जो होगा भगवान विष्णु का, वो कल्की भगवान के रूप में होगा, वो कलयुग में आएगा। और 9 अवतार अभी तक आ चुके हैं, 10वां कल्की का अवतार आने वाला है। अब ये ऐसा अवतार है जो कि अभी आया नहीं है, पर इनका मंदिर बन गया है। कहां बना है मंदिर? मंदिर बना है संभल में। बहुत इंटरेस्टिंग है। कहां बना है? उत्तर प्रदेश, संभल के अंदर कल्की धाम मंदिर है, ये बना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और 19 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, यानी कि अभी स्टोन रखा गया, पत्थर, नींव रखी गई है। ठीक है, और इसका एक मॉडल भी जो है वो वहां पे इसका अनावरण किया गया था। कल्की धाम मंदिर जो इसका निर्माण है, श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ये वो व्यक्ति हैं जो कि पहले कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस की कुछ नीतियों से ये नाराज हो गए तो उन्होंने छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन है। लखनऊ से ये लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ भी चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर खासियत होगी कि 10 गर्भगृह होंगे। 10 गर्भगृह का मतलब है कि जो अलग अलग अवतार है सबके लिए एक एक गर्भगृह इसमें नियुक्त किया गया है। सभी 10 अवतारों के लिए रखा गया है। ठीक है, और ये इसका मंदिर का निर्माण जो है गुलाबी रंग से के पत्थर से किया जा रहा है। वही पत्थर जो है जो अयोध्या राम मंदिर में यूज हुए हैं या सोमनाथ मंदिर में यूज किए गए हैं, तो उसी क्वालिटी के पत्थर है। और इसके अंदर कोई आयरन एंड स्टील नहीं यूज हुआ है, पत्थर यूज हुए हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी जो भारत के मंदिरों के लिए बनाई गई है, जिसमें श्री राम जी का मंदिर जो अयोध्या का है वो बनाया गया। ऐसे माना जाता है कि वो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि किसी भी मतलब लगभग 1000 साल तक सर्वाइव कर सकती है। तो ये मंदिर संभल में बनाया जा रहा है और मंदिर की वास्तुकला भी अयोध्या के राम मंदिर के समान ही होगी, क्योंकि इसके निर्माण में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर का शिखर जो है वो लगभग 108 फीट का होगा। 108 फीट ऊंचा है ये, जो इसका शिखर है वो 108 फीट ऊंचा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। यहां से आगे बढ़ते हैं। 37वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। 37वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, यानी जो शिल्पकार होता है उनके लिए है ये, क्राफ्ट मेला होता है ये, और ये फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। 2 से 18 फरवरी में लगा। ठीक है, 37वां है, हरियाणा के फरीदाबाद में है, शिल्पकारों के लिए है ये। ठीक है, और इसमें कुछ 50 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 50 कंट्री से पार्टिसिपेट किया था। और इस मेले में तंजानिया जो है इसका साझेदार राष्ट्र है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़ा नोट करिए, क्योंकि आजकल जो सवाल आ रहा है वो इस तरह से भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तंजानिया, अफ्रीका का जो कंट्री है तंजानिया, वो इसका साझेदार राष्ट्र के रूप में इसने भाग लिया। वही इसकी थीम जो थी वो गुजरात राज्य की थी। तो दो अलग अलग चीजें हैं। थीम जो है गुजरात की है और जो साझेदार देश है वो तंजानिया कंट्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और यह मेरा भारत का एक पारंपरिक शिल्प त्योहार है जो कि सूरजकुंड परिसर में हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। तो उसको आप समझिए, ये भारत सरकार द्वारा नहीं है, ये हरियाणा सरकार द्वारा है, फरीदाबाद में है। 37वां इसका एडिशन था। इसमें तंजानिया इसका साझेदार राष्ट्र था और गुजरात की थीम पर बना है ये। ठीक है, ये है वो क्राफ्ट मेला है पूरा ये। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय महोत्सव
समक्का सरलम्मा जथारा, ठीक है, जनजातीय महोत्सव है। समक्का सरलम्मा जथारा नाम का सम्मेलन हुआ है। कहां हुआ? ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है ये, ठीक है, और सबसे बड़ा जनजातीय मेला है ये, जनजातीय मेला सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, समक्का सरलम्मा जथारा है। और कहां होता है? तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में नहीं, तेलंगाना में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तेलंगाना के अंदर है ये, ठीक है, उसके मुलुगु जिले में हुआ है ये, ठीक है, मुलुगु जिले के एडवाई मंडल के मेदाराम में आयोजित किया गया। समक्का सरलम्मा जथारा, जिसे मेदाराम जथारा भी कहा जाता है, भक्ति परंपरा और सामुदायिक भावना का एक महान मिश्रण है। तो भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ये समक्का सरलम्मा जथारा, जो कि तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो आपका यहां पक्का फंसाएगा, क्योंकि हो सकता है जनजाति नाम सुनते ही हम छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश के बारे में सोचते हैं, तेलंगाना को लेकर हम इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो यहां पर आपको ये पॉइंट तेलंगाना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, आप सबको पता है आबू धाबी में पहला मंदिर बना, हिंदू मंदिर बना, ठीक है, ये इसका मंदिर है ये। और ये इसके 14 फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बनाया, BAPS वालों ने बनाया। कौन है? बोझ सनवासी अक्षरकार पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, ठीक है। तो ये पूरा BAPS का फुल फॉर्म क्या है? बोझ सनवासी अक्षरकार पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान। इन्होंने आबू धाबी का में जो मंदिर है इसका निर्माण किया है। ये यूएई आबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर है ये, ठीक है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखा संग्रहालय का है, पुरालेखा, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखा सम्मेलन संग्रहालय। तो आप ये समझिए कि केंद्र संस्कृति मंत्री जो हैं, ठीक है, जी किशन रेड्डी जी हैं। इन्होंने भारत देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखा संग्रहालय का उद्घाटन किया। और ये कहां है? हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में है। कौन संग्रहालय के अंदर? सालर जंग संग्रहालय में, सालर जंग। केंद्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 5 फरवरी 2024 को हैदराबाद के सालर जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखा संग्रहालय यानी कि डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी की आधारशिला रखी है। यानी एक बड़े संग्रहालय में ही एक डिजिटल संग्रहालय को वहां पर रखा गया है। ऑलरेडी एक सालार जंग संग्रहालय है, क्वेश्चन अपने आप बन सकता है, सालार जंग संग्रहालय कहां है? कई बार एग्जाम में आया भी है, हैदराबाद में है, ठीक है। इसी के अंदर एक डिजिटल संग्रहालय का जो है आधारशिला रख दी है, जिसका नाम है डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो केंद्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी की कोट रवई मूर्ति कला या मूर्ति देख रहे हैं, ठीक है, ये 8th सेंचुरी की है। कोट रवई मूर्ति कला है, 8th सेंचुरी की है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु, कहां पे? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की एक जगह का नाम है उलूंद रपेट के पास 8th सेंचुरी की कोटरावई मूर्ति कला का पता लगाया है, जो पल्लव काल की है। पल्लव काल की ये मूर्ति है, पल्लव काल की मूर्ति है, तमिलनाडु के अंदर है, ये मिली गई है, ठीक है। ये 8th सेंचुरी की पल्लव काल के दौरान स्लैब पत्थर पे तैयार किया गया है। यह मूर्ति कला दाहिने हाथ में चक्र, यहां पे देखिए चक्र लिए है, दाहिने में चक्र, तलवार, घंटी और अभय मुद्रा जैसी वस्तुओं को चित्रित करती है, जबकि बाएं हाथ में शंख, धनुष, ढाल और उरु मुद्रा के साथ साथ सभी हाथों में चूड़ियां प्रदर्शित करती है। ये तो बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये 8th सेंचुरी की है, पल्लव काल की मूर्ति है और इसको तमिलनाडु में मिला है। तमिलनाडु के उलूंद रपेट जगह है, वहां मिली है ये। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक जो था ये आपने पूरा कला एंड संस्कृति वाला पूरा देख लिया है। अब हम अंतरराष्ट्रीय खबरें कुछ पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय खबरों में पहली खबर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 है और आप मोदी जी की फोटो देख ही रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी जहां जाते हैं, इनॉग्रेशन तो मोदी जी ने ही किया होगा। तो 12 से 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व सरकार सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है और इसका सम्मेलन का 11वां संस्करण है। 14 फरवरी 2024 को भारत प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया।
और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थीम जो थी, क्या पड़ी थी थीम है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों को आकार देना, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। उसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, यूएई में, दुबई के अंदर हुआ है, और ये 11th एडिशन इसका था। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, 7वां हिंद महासागर हुआ है, सम्मेलन हुआ है 9 से 10 फरवरी को, 9 से 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया होता है, तो इस तरफ पर्थ है आपका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, 7वां सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, हिंद महासागर के ऊपर ये हुआ है। हिंद महासागर, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट है इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट है। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये इसकी थीम थी। और हिंद महासागर सम्मेलन में क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर एक सागर जो है उसको देखते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सागर हेतु क्षेत्र सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। तो ये मंच जो था, ये मंच के ऊपर जितने भी इंडियन ओशन के इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, उन सब के ऊपर एक सही तरीके से विचार विमर्श किया जाए, जो भी संभावनाएं वहां बन रही हैं, इंडियन ओशन के आसपास की जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में कुछ संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं, फ्यूचर में हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सबको हैंडल करने के लिए एक ये मंच है, इसका नाम है हिंद महासागर सम्मेलन। और इसका 7वां एडिशन जो है वो पर्थ में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर पार्टिसिपेट किया। और थीम इसकी थी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन, अब यह सम्मेलन जो है वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ है, और यह नेपाल में हुआ है 2024। कहां पे हुआ है? नेपाल में हुआ है, नेपाल के काठमांडू के अंदर विश्व सामाजिक मंच यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, पी नहीं होगा, एफ है। ठीक है, कि 16वां एडिशन है ये। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो नागरिक समाज संगठनों, यानी कि जो सोशल जो आपके संगठन है, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान का बढ़ावा देना है। यानी ये क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना है जो कि नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन और नववादी या वैश्वीकरण का विरोध करने वाले, यानी वो लोग जो लोग ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को खिलाफ जो है वो एक आगे बढ़ाया जाए, विश्व सामाजिक मंच के रूप में किया जाए। ठीक है, इसकी थीम क्या है? एक और दुनिया संभव है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, ये स्थिति में एक और दुनिया संभव है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। या आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और स्थानीय लोग, इंडिजीनियस पीपल के अधिकारों जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों के संबंध में समाधान पर चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है, सोशल जस्टिस है, और इंडिजीनियस पीपल यानी स्थानीय लोग के अधिकार, जो उनके अधिकार के राइट्स है जो है, उन जैसे मैटर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर डिस्कस किया जाए और पॉलिसीज के ऊपर सोचा जाए, विचार किया जाए, और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाया जाए। जैसे कि थीम भी है कि अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। नवा रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग जो है उसका नवा एडिशन हुआ, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर जो उद्घाटन किया, नई दिल्ली के अंदर ये होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस संवाद का उद्घाटन करते हैं, और ग्रीस के प्रधानमंत्री, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री ग्रीस के हैं, हमें पता ना ग्रीस का है, यूरोप के अंदर ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के इस संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट किया।
और ये रायसीना डायलॉग है जो नई दिल्ली में होता है, हर साल होता है। बेसिकली ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का प्रमुख सम्मेलन, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जियो पॉलिटिक्स, जियो का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स यानी कि देश के आसपास कंट्रियां आपस में क्या संबंध बनाने के, उनके बीच की पॉलिटिक्स कैसी है, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का चाइना के साथ, भारत का यूरोप के साथ, इन बीच में क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, व्यापार के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर प्रमुख सम्मेलन है जिसमें विश्व के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए है, ठीक है। इस संस्करण का जो विषय है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। वो है चतुरंगा। क्या है? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। बहुत अच्छा सा इसका एक संस्करण का विषय है चतुरंगा। 4 इसके अंग है। जो फर्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, और दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चतुरंगा जो विषय है बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसे कराता कौन है? इसे कराते हैं विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ऑर्गेनाइज करता है। साथ में इसके हेल्पिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय मिलकर इस रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक हुई है। एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक, भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की जो है वो 7वीं बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली के अंदर। एक्ट ईस्ट फोरम, ठीक है, 7वीं बैठक। फोरम में 2 प्रमुख उद्देश्य थे। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसका डेवलपमेंट, और इस क्षेत्र के भीतर तथा क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम है, नागालैंड है, असम है, मिजोरम है, मेघालय है, ठीक है, मणिपुर है, इन त्रिपुरा, इन स्टेट्स को डेवलप करना। साथ में इन स्टेट्स का कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यानी कि अगर जाएंगे तो आगे म्यांमार आता है, ठीक है, कंबोडिया है, लाओस है, ठीक है, वियतनाम है, थाईलैंड है। यहां पर कनेक्टिविटी इसकी जो है बेहतर हो सके, क्योंकि अगर इन कंट्रीज की इन स्टेट्स का कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ये स्टेट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ही नई दिल्ली में भारत और जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। इसके अंदर आईटीगा संयुक्त समिति का 3री बैठक है, ठीक है, 3rd मीटिंग ऑफ ज्वाइंट कमेटी ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका? आर्टिकल क्या? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो इसकी बैठक हुई नई दिल्ली के अंदर और संयुक्त समिति की 3री बैठक की रही है। अगर हम आसियान कंट्रीज की बात करते हैं तो ये आपके आसियान कंट्रीज हैं जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सब कंट्रीज है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस जो कि लैंडलॉक है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है। ये कंट्री मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम है आसियान। और ये बहुत ही सक्सेसफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है काफी। और ये जब भी इकोनॉमिक की बात करते हैं, जब इस क्षेत्र में इकोनॉमिक की बात करते हैं किसी कंट्री से, तो ये आपस में एक होकर, एक मिलकर एज एक ग्रुप बनके किसी दूसरी कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड डील पे डिस्कशन करते हैं। यानी चाइना हो या इंडिया हो, तो अगर कोई कंट्री आएगा और बोलेगा कि हमें आपसे ट्रेड करना है तो सबके साथ मिलकर इनको करना पड़ता है, जिससे कि इनकी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कहते हैं 1 और 1 11, तो सेम कहानी है। 1 और 1 11, जब इतने सारे कंट्रीज मिलते हैं तो इनकी परचेसिंग पावर, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और दूसरे कंट्री को कॉम्प्रोमाइज स्टेट आना पड़ता है। अगर ये अलग अलग करके आएंगे तो इनके पास कोई इतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है, तो कोई भी इनको ढंग से तवज्जो नहीं देगा। लेकिन जब एक साथ आते हैं तो इनकी बात कुछ अलग ही हो जाती है। बहुत अच्छी बात है ये। यूरोपियन संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद चरमपंथियों द्वारा मानव रहित हवाई प्रणालियों के उपयोग का मुकाबला करने के लिए, यानी कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं और जिस तरह से वो ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो रेड सी के पास, ठीक है, हूती वहां पर जो संगठन था, उन जिस तरह से उन्होंने जितने शिप हैं उस पर अटैक किया और ड्रोन से अटैक किया, उसके मुकाबला करने के लिए पहली यूरोपीय संघ भारत ट्रैक, ठीक है, 1.5 संवाद यानी EU इंडिया ट्रैक 1.5 डायलॉग बैठक फरवरी में हुई है और नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में
इस मुद्दे पर डिस्कशन किया गया है। और यहां पर देखिए ये है यूरोपियन, यहां पर आप देखिए कि ये यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन में देखिए पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, आयरलैंड है, यूके है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, क्रोएशिया, इटली, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इतनी कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। ठीक है, चलिए अब एक और यूरोपियन कंट्री का नाम डिस्कस करते हैं कि माल्टा इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया माल्टा। और जैसे कि माल्टा में देखा था कि यूरोपियन यूनियन में था, और ये है आपका माल्टा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां इधर ग्रीस है, अल्बानिया है, इटली इधर है, ग्रीस इधर है, अल्बानिया है। ठीक है, और यहां पर नीचे जो है माल्टा कंट्री जो है मेडिटेरियन सी के अंदर है, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। वो 119वां देश बना है ISA का। ऑल्जस बेक्टनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जमात टोकायव ने 6 फरवरी को 24 को अल्जोस बेक्टनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखेंगे कजाकिस्तान को देखेंगे तो ऊपर रशिया है, कभी जमाने में रशिया का पार्ट हुआ करता था, ये USSR का पार्ट था कजाकिस्तान। ठीक है, काफी इलाका जो है आप रशिया और कजाकिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर ये पूरा जो है वो कजाकिस्तान ही रशिया ही है। फिर आपका इधर चाइना आ जाता है। ठीक है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। तो ये आपका एक कजाकिस्तान के जो है बनाया था। मेन चीज है एरएलसी, सवाल आपको एग्जाम में आएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है एरएलसी, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एरएलसी, और ये कैस्पियन सी को भी बॉर्डर बनाता है यहाँ पे, ये भी तो कैस्पियन सी को भी एक ये बॉर्डर बनाता है। तो 2 सी हैं, एरएलसी और कैस्पियन सी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों आ चुके हैं। 3 अफ्रीकी देशों द्वारा इकोवास ECOWAS ऐसे पढ़ते हैं, इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। क्या है, पहले इकोवास क्या है? देखिए, इकोवास एक ऑर्गेनाइजेशन है। इकोवास जो है ईस्ट अफ्रीका की जो है एक पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय है। क्या एक ईस्ट अफ्रीका जो है आपका, ठीक है, आपका ईस्ट अफ्रीका है, इसका जो इकोनॉमिक ग्रुप है, एक ग्रुप है इकोवास। ठीक है, और इसमें अलग अलग कंट्रीज हैं। इसमें क्या हुआ कि 3 कंट्रियां जो हैं इनको अलग कर दिया गया है। किसे किसे? नाइजर को, माली को और बुर्किना फासो को। नाइजर को, माली को और बुर्किना फासो को, क्योंकि यहां पर तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, यहां पर आर्मी ने जो है वो चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद काबिज हो गए थे। तो इसके नाराज होकर इकोवास ने तीनों को अलग कर दिया, नाइजर को, माली को और बुर्किना फासो को इकोवास ग्रुप से अलग कर दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर यहां पे देखेंगे तो ये आपको कंट्रीज दिख जाएंगी, ये है माली, ये है नाइजर, ठीक है, और आपका हो गया बुर्किना फासो, यहां पर है बुर्किना फासो। ठीक है, ये कंट्रीज हैं, और ये आपका पूरा ये इस तरफ अफ्रीका के अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए खत्म पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे थे जिस तरह करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, UPPCS 2024 का प्री का जो है उसको लेकर बहुत ही बेहतरीन एक सुपर क्रैश कोर्स तैयार किया हुआ है। बेहतरीन है, 6 महीने अभी रह गए। आपका 6 अक्टूबर को PCS प्री का पेपर है। आप 6 अक्टूबर की तैयारी कीजिए, बड़े तरीके से तैयारी कीजिए। 6 महीने का समय अभी भी बाकी है। जितना भी कंटेंट है टू द पॉइंट होकर आपको दिया जाएगा। आप अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो भी आपकी तैयारी जो है करा दी जाएगी, ये प्रॉमिस है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग है जो हमारा जो मेन चीज है वो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला, जो कम से कम आपको 60 से ज्यादा सवाल देगा आपको। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है जो हमने ढूंढे हैं वो आपको 60 से ज्यादा सवाल देंगे, जिससे कि PCS प्री निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसकी जो फीस है वो 1499 रुपए रखी गई है, और इसके लिए आप जो है 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फ्रेशर हैं और UPPCS 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 मंथ्स का एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं UPPCS 2025 के लिए। ठीक है, इसमें आपको प्री प्लस मेंस पढ़ाया जाएगा, वीडियो PDF टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। इसकी फीस है 3500 रुपए, और इसके लिए 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। दोनों कोर्स हैं, 2024 के हिसाब से भी है, 2025 के हिसाब से भी है, और आप जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।